चलिए देखिए, तो हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं कक्षा 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। कह रहा है प्रश्न देखिए कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कितने होते हैं, तो 2 अपरूप होते हैं। ठीक है, पहला है हीरा और दूसरा का होता है ग्रेफाइट। याद रखना है आपको कि कार्बन के जो अपरूप हैं वो 2 अपरूप है। पहला को हम लोग हीरा बोलते हैं और दूसरे के को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, यह प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 नंबर का। ठीक है, और इसको कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसे याद रखना है, अगले बार भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद देखिए हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है। देखिए यह जो है आपका कहा कि कार्बन का 2 अपरूप है। पहला हो गया हीरा और दूसरा का होगा ग्रेफाइट। अब इन दोनों में क्या है कि जो हीरा होता है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है, तो मुलायम होता है। ठीक है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, लेकिन हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। कह रहा है कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड है वो क्या है, चलिए जानेंगे। कह रहा है कि देखिए कि वैसे धातु के ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मतलब धातु के वैसे ऑक्साइड जिसकी जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। आपको अम्लीय देखने को भी मिलेगा और क्षारीय देखने को भी मिलेगा। तो वैसे ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे है आपका जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या है कि आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपके पास यहाँ पर है अधातु किसे कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, हम आपको पीछे पहले पार्ट 1 में बता दिए हैं, तो इसका उत्तर हम आप अपने से लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर जिनको नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे लिखने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको इसका भी उत्तर बता देंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको इसको बारे में बता दिया है, धातु और अधातु के बारे में। अब देखिए यहाँ पे है कि अधातु के रासायनिक गुणों को लिखे। कि जो अधातु होते हैं उसके रासायनिक गुण क्या क्या है, हमें उनको लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए कि अधातु के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहला होगा अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में H और He ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर 4, 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया। ठीक है, यानी कि अधातु जो हो गया वह हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी जितना भी अधातु है उन सभी अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में 4 से लेकर के 8 को इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चल देखिए आगे है आपका कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होते हैं कि अम्लीय होते हैं। तीसरा है कि कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, जैसे H2O यानी कि जल हो गया। यह क्या है कि आपका अधातु है, लेकिन यह कैसा होता है, उदासीन होता है। आगे देखिए, चलिए आगे हमारे पास है कि अधातु प्रायः जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, कहेगा कि क्या अधातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला है हमारे पास 5 नंबर कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं। देखिए कह रहा है कि जो अधातु होते हैं वह अम्ल से अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन को यानी कि विस्थापित नहीं करते हैं, हटाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो धातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, त्याग नहीं करते हैं, यानी कि लेते हैं, देते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगले पॉइंट में हमारे पास है, कहता है कि ज्ञात 118 तत्वों में से 22 तत्व अधातु है, जिनमें 10 ठोस, 1 द्रव और 11 गैस है। ठीक है, देखिए यानी कि 118 कुल तत्व है, जिनमें से 22 तत्व क्या है कि अधातु है, और उनमें से भी 10 गो ठोस है और 1 द्रव्य है और 11 गो गैस है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे बात कर देखिए ठोस की, ठोस में कौन है? कार्बन है, गंधक है, फास्फोरस है, आयोडीन है, इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है कि ठोस है। और गैस की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, ठीक है, ये सब क्या है कि आपका गैस है, हीलियम। चलिए अब देखिए, अगर हम धातु और अधातु में विक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, और अगर अधातु और अधातु में क्या करते हैं कि अभिक्रिया करवाते हैं तो सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, अगर देखिए, अगला हमारे पास प्रश्न है, कह रहा है कि धातु और अधातु में अंतर भौतिक गुण के आधार पर लिखें। ठीक है, कह रहा है कि भौतिक गुण, देखिए भौतिक गुण का मतलब होता है कि बाहरी बाहरी, यानी कि बाहर से ही देखकर हम ये बता दें कि धातु और अधातु में कौन कौन सा अंतर होता है। चल देखिए, अगर हम बात करते हैं धातु का तो पहला है कि यह चमकदार होता है, लेकिन यह चमकदार नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यह आघातवर्ध एवं तन्य होता है, लेकिन यह भंगुर होता है। भंगुर कहें तो अगर अधातु को पीटेंगे, मारेंगे हथौड़ा से तो टूट जाएगा, लेकिन ये धातु जो है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये यानी चोट सह सकता है और ये लंबल सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि यह विद्युत का चालन करता है। धातु की यह विद्युत का जो है चालन करता है, लेकिन यह विद्युत का चालन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो जो अधातु होते हैं वह उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, लेकिन धातु में विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, अगर देखिए, अगर कि यह ऊष्मा का चालन करते हैं, जो धातु होते हैं वह ऊष्मा का चालन करते हैं, लेकिन यह ऊष्मा का चालन नहीं करता है। कौन है? तो यानी कि जो अधातु होता है वह ऊष्मा का चालन नहीं करता है, इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। यह गलनांक इसका गलनांक उच्च होता है एवं इसका गलनांक क्या होता है कि निम्न होता है, यानी कि यह अधिक टेम्परेचर पर गलेगा और यह बहुत ही कम टेम्परेचर पर गल जाएगा। समझे? चलिए अब देखिए, आगे हम समझते हैं कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखते हैं। वो अभी जो हम पहले लिखे वो था भौतिक गुण के आधार पर, और अभी हम समझेंगे रासायनिक गुण के आधार पर। चलिए देखिए, ये हो गया धातु और ये हो गया आपका अधातु। लिखेंगे, यह विद्युत धनात्मक होते हैं और यह जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर देखिए, यह धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। ठीक है, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अब देखिए 3 नंबर, धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। और देखा कि जो धातु के ऑक्साइड हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद क्षार बनाता है। तीसरा क्या है कि धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। और इसमें तीसरा क्या है अधातु में कि यह जो अधातु के ऑक्साइड है वह जल से जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो अम्ल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर,
धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसमें चौथा है कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके बाद जो भी प्रश्न है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा पार्ट जो 3 आएगा, ठीक है, उसमें आपके हम बताएंगे इसके आगे जितना भी प्रश्न है। ठीक है, अगर जो भी बच्चे हमसे नए नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे हम जब भी वीडियो अपलोड करें। ठीक है, वैसे हमारा वीडियो डेली अपलोड हो रहा है आप लोग का सुबह में भी। ठीक है, देखिए सुबह में क्या चल रहा है, तो अगर हम बात करें सुबह का, ठीक है, तो सुबह में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री सुबह में केमिस्ट्री हो रहा है, और शाम को भी अपलोड होगा, और वो अपलोड होगा आपका शाम को बायोलॉजी। कौन था? तो बायोलॉजी, BIOLOGY। ठीक है, और बायोलॉजी को भी बिल्कुल बारीकी से शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर के, और वही सारी प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।